गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का और राम राम बोलते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे प्यारे साथियों, जहां तक क्लास को विराम दिया था वापस अपने लेकर के आए हैं दोबारा अपने क्लास। जो चैप्टर हमारा चल रहा है रनिंग, उस चैप्टर को अपने आगे लेकर के चलेंगे। और जो ग्रुप नंबर हमारा चैप्टर का पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप जो था वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में अपने ग्रुप नंबर 14 शुरू करेंगे आज अपने, है ना। तो आज ये सभी बेटा जी जल्दी से जोड़ लीजिए, आप लोग जितने भी आप लोगों के साथी हैं उनको भी लेकर के आ जाओ जल्दी से, ताकि अपने आज की क्लास को विराम शुरू कर आज की क्लास को शुरुआत करें। विराम भी अपने देंगे जरूर, है ना। तो जहां तक हमने क्लास को विराम दिया था पिछली क्लास को, आई थिंक आप लोग रोजाना पढ़ते होंगे, नोट्स आप लोगों ने बढ़ाने होंगे, है ना। और नो डाउट आप लोगों को नोट्स जो है इसके भी आप लोगों को वो चैनल पर आप लोगों के डाल दिए जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, आप वहां पे नोट आउट कर सकते हो। और टेलीग्राम पर पे आप लोगों को जो ये वाली जो हार्ड कॉपीज है ये वाली आप लोगों को वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आइएगा मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोगों का सभी का दोबारा वापस अपने इस आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। और जल्द ही तुम लोगों के द्वारा आप लोगों का ये मार्च के अंतर्गत बेटा जी जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सिलसिला भी अपने शुरू कर देंगे। और रोजाना हर एक चैप्टर का या 2 चैप्टर के जितने भी होंगे वो पॉसिबल, उसके हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चंस जो है मोस्ट क्वेश्चंस वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और नो डाउट कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में है। तो बेटा जी अगर आप लोग राजस्थान बोर्ड के अलावा किसी दूसरे स्टेट्स के बोर्ड्स के हो तो जितने चैप्टर्स आप लोगों ने और कर रखे हैं, एक बार मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग रिवाइज करना, है ना। और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो जब आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, जो भी यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो कोई भी, तो वो मुझे प्लीज एक बार बता दे कि कब आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। मेरे ख्याल से मार्च के होली के बाद में आप लोगों का सकता है कि एग्जाम होना चाहिए, है ना, जहां तक मेरा विचार है। लेकिन अपने कोई बात नहीं, अपने स्टार्ट कर देंगे, मार्च में स्टार्ट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और राजस्थान बोर्ड की अपने बात करें तो राजस्थान बोर्ड की अगर लगभग एग्जामिनेशन जो होंगे लगभग अप्रैल के आसपास होने के चांसेस हैं उनके। तो आप लोग के पास में लगभग 1-1.5 महीना आपके पास में है, तो आप लोग बेखूबी के साथ में तैयारी करते रहो। ठीक है बेटा जी, चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो पिछली वीडियोस के अंतर्गत बेटा जी मैंने आप लोगों को बोरेक्स के बारे में, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में और स्टार्ट कर दिया था हमने, डाइबोरोन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस की थी। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में, ग्रुप नंबर 13 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी एक आधा टॉपिक रह गया होगा वो अपने एज ए क्वेश्चंस के तौर पे देख लेंगे बेटा जी, है ना। तो आइएगा, हेडिंग डालिएगा। आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, ग्रुप नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे आज अपने, यानी कि कार्बन की फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप नंबर जैसे 13 को हमने स्टार्ट किया था वैसे ग्रुप नंबर 14 स्टार्ट होगा। ग्रुप नंबर 14 वर्ग संख्या 14, जिसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो कार्बन की फैमिली। जी हाँ, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं कार्बन की फैमिली को। देखो कार्बन की भी फैमिली है, कार्बन परिवार। जी हाँ, परिवार का मतलब होता है बेटा जी फैमिली ना, फैमिली मतलब ग्रुप। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं लगभग उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होती है, इसलिए ग्रुप में आने वाले जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसकी फैमिली बोल दी जाती है। जैसे कार्बन टॉपेस्ट है और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारी उसकी फैमिली होती है ना। फैमिली मतलब सभी एलिमेंट्स, ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं लगभग उनकी जनरल प्रॉपर्टी जो होती है वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। और प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से इनको हम लोगों ने फैमिली नाम दिया है। तो उसी के बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने। तो आप लोगों का आदेश है, आप लोगों के आगे है, तो करें शुरुआत। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, चलिए कार्बन की फैमिली में अपने बात करते हैं। कार्बन की फैमिली में कौन कौन आता है। जैसे कार्बन आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लेड पीबी आता है ना। ये वाले हमारे जो हैं ये आते हैं। ये कार्बन है, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ये टीन और लेड। आगे बात समझिए बेटा, तो ये एलिमेंट है जिनके बारे में हमें स्टार्ट करना है एक एक। ये कार्बन की फैमिली, जिसमें याद रखना बेटा जी, जो कार्बन है, ये कार्बन, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। हाँ, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब अधातु है, ये अधातु, नॉन मेटल, ठीक है, ये अधातु है। अच्छा, इन दोनों की अगर अपने बात करें बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, इनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, इनको उपधातु कहा जाता है, इसको मेटलॉइड्स कहते हैं इसको अपने, है ना। जिसका यूज किया जाता है बेटा जी किसके रूप में, यूज एज ए, या यूज एज ए सेमीकंडक्टर। कोई बात नहीं, अपने यूजेज बाद में भी पढ़ेंगे। अर्धचालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या होते हैं, है ना, करेंगे बात अपनी आगे। तो अच्छा, टिन और ये वाली जो दो है हमारी, टिन और लेड, ये बेटा जी मेटल है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ऊपर वाली जो कार्बन है ये हमारा नॉन मेटल है। सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम बोथ आर मेटलॉइड्स व्हिच यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर, एंड टिन एंड लेड बोथ आर मेटल। ये दोनों हमारे क्या है बेटा, ये मेटल है। क्लियर है बात, ये वाले मेटल है। इसको सीसा धातु भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। क्या कहते हैं हिंदी वालों, इसको बोलते हैं सीसा धातु। लेड को क्या कहा जाता है, सीसा धातु कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अपने, एक एक करके लेकर के चलेंगे। पहले अपने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में फिर अपने एक एक करके इनको अपने शुरू करेंगे। तो वर्ग संख्या 14 को हम लोगों ने नाम दिया है कार्बन की फैमिली, और कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा, है ना। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये आते हैं हमारे, जिनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो आइएगा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 को शुरुआत किया था, वैसे ही हम लोग ग्रुप नंबर 14 को भी अपने लेकर के चलेंगे बेटा। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 डालो बेटा, नंबर फर्स्ट, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। एटॉमिक साइज भाई, अपने को पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो आई थिंक एटॉमिक का साइज बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। तो सीधा शॉर्ट में लिख लो, अप टू डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन पीटी, पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल। तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या बढ़ेगी। पढ़ते आ रहे हैं अपने, ये तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो मेरे प्यारे साथियों नो डाउट एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि कार्बन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, जर्मेनियम के नीचे, टिन के नीचे पीबी आता है, ये आते हैं। और आप जानते हो कि जो कार्बन है मेरे प्यारे साथियों, ये कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है। पीरियड इसका कौन सा होगा, सेकेंड। ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में आएगा, ये फिफ्थ पीरियड में आएगा, और ये सिक्स्थ पीरियड में आएगा। सातवां पीरियड इसमें वैकेंट रहता है नीचे। एंड ऑल्सो वी नो दैट जो एलिमेंट जिस पीरियड में आएगा उसमें नंबर ऑफ सेल उतनी ही होंगी हमारी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कार्बन पता चल रहा है कि सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, नंबर ऑफ सेल होंगी बेटा 2। सिलिकॉन में कितनी होंगी, 3। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी नंबर ऑफ सेल हमारी 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ सेल हमारी 3 हो गई। एंड जर्मेनियम के अंदर नंबर ऑफ सेल बेटा जी 4 हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे अपने ऊपर से नीचे आए जा रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बात आ रही समझ में। सो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल,
या इन द ग्रुप नंबर 14 या किसी भी ग्रुप में अप से डाउन आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या बेटा जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से कार्बन का साइज छोटा होगा, कार्बन से बड़ा साइज होगा सिलिकॉन का, जर्मेनियम का उससे बड़ा साइज हो जाएगा, टिन का उससे बड़ा साइज हो जाएगा, और सबसे बड़ा साइज इसमें क्या होगा बेटा, पीबी का। तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डर आपको पता चल गया होगा। किसके बेसिस पर है ये, एटॉमिक साइज कह दो या एटॉमिक रेडियस कह दो, परमाणु त्रिज्या कह दो या परमाणु आकार कह दो, उसके आधार पे ये हमने क्या लिख दिया बेटा, ऑर्डर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को, पॉइंट नंबर फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है, नोट डाल के लिख लेना। एंड पॉइंट नंबर सेकंड या सेकंड नोट, अपने जानते हैं कि ग्रुप नंबर, अपने बात करते हैं बेटा जी ग्रुप नंबर की अपने बात करें अपने, है ना, इधर लिख देते थोड़ा सा, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 की बात करें, यानी कि अपने किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसका उल्टा होगा। जब अपने लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, हाँ, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो मेरे प्यारे साथियों पता होगा आपको क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा। घटता क्यों है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। कई दिन हो गए आप लोगों से मैंने क्वेश्चंस पूछे नहीं बेटा, तो आज पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चंस, जल्दी से फास्टली मुझे आंसर दो। Why when we increase left to right in the periodic table then the atomic size is decrease? क्या कारण है कि जब अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज बेटा जी घटेगा, क्या कारण है जल्दी से मुझे बताओ। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, ये तो मैं जानता हूं आप भी जानते, लेकिन घटता क्यों है इसका रीजन बताओ जल्दी से, फटाक से लिखो बेटा जी कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या रीजन है। ऊपर से नीचे आने में तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बट लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, लाजवाब, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। पता है आपको ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है, ईएनसी, है ना, ईएनसी बढ़ती है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा तो बेटा जी नाभिक का न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, साइज क्या होगा, घटेगा। सो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएनसी बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, और जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बोलो जो एटॉमिक साइज है ना, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझे बता दोगे, क्या बता दोगे कि ग्रुप नंबर 13 का जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और ग्रुप नंबर 14 का जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आई क्या, हाँ, अरे बोलो। यानी कि ग्रुप नंबर 13 में जो भी तुमने पढ़ा था, बोरॉन, है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सबका साइज जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू आगे वालों कार्बन के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनसे। तो बोरॉन का एटॉमिक साइज कार्बन की कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा, और कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात बेटा जी नोट नंबर पहला याद रखना कि व्हेन वी मूव अप टू डाउन देन नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो ईएनसी बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को कंपेयर करें तो इनमें से किसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, किसका बड़ा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थी बात बेटे ये एटॉमिक साइज के बारे में। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं, चले इसके आगे, आज उसके आगे चलते हैं फिर अपने नंबर नेक्स्ट पॉइंट लेकर के चलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड पॉइंट है, हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर सेकंड अपने जो है वो अपने हेडिंग डाल लीजिए, है ना। एटॉमिक साइज के बाद में बात आती है बेटा जी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे अपने अब, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार से फिलअप किया जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये नो डाउट आपने चैप्टर नंबर 2 में तुमने डिस्कस किए थे, है ना, कि इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में फिल किया जाता है या इस ऑर्डर में भरा जाता है, तो उसी ऑर्डर को अपने डिस्कस करेंगे। नो डाउट ये क्वेश्चंस कभी आता नहीं है ना, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है ना। तो इसी के बारे में बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ग्रुप नंबर 13, मैंने सारे बताए थे अगर आप लोगों को याद है, ग्रुप नंबर 13, 14, 16, 17, ये सभी ग्रुप्स के मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस करें मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या डिस्कस करें, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of group number 14 have NS2, इसे लिख देते हैं अपने NS2 NP2। ग्रुप नंबर जो 14 है मेरे प्यारे रसगुल्लो, बोले तो कार्बन की फैमिली, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है, ये याद कर लो आप, NS2 NP2। और ग्रुप नंबर 13 की मैंने आपको बात बताई थी कि ग्रुप नंबर 13 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP1, है ना। इनका क्या होगा, NS2 NP1। यहां पे जो N है बेटा जी, है ना, हेयर N बोले तो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल जो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पीरियड, जो एलिमेंट जिस पीरियड में आएगा उसमें उसी नंबर ऑफ पीरियड के बराबर में नंबर ऑफ सेल होगा। तो यहां पे जो n की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ सेल को शो कर रही है, जो इक्वल होगी बेटा जी नंबर ऑफ पीरियड के बराबर, है ना, पीरियड्स के बराबर होगी। कैसे, आप जानते हो कार्बन के नीचे बेटा जी सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ये जर्मेनियम में ध्यान रखना, वो गैलियम थी, ये जर्मेनियम है, फिर आता है टिन, और लास्ट में आता है मेरे रसगुल्ले लेड, सीसा धातु, पीबी, है ना। अच्छा, आप ये बात सभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, या इस बात से आप वाकिफ हो कि बेटा जो जो कार्बन है ये कौन सी पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है। सिलिकॉन कौन सी पीरियड में आता है, सिलिकॉन आता है मेरे प्यारे साथियों तीसरे पीरियड में, जानते हैं आप। जर्मेनियम आता है बेटा जी नंबर 4th पीरियड में, सिलिकॉन आता है नंबर 5th पीरियड में, और ये आता है बेटा जी 6th पीरियड में। तो अगर आप लोगों को पीरियड्स के बारे में आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से आवर्त में आता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नंबर ऑफ सेल भी पता चल जाएगा कि कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन में 2 सेल होंगी। अगर 2 सेल होंगी तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना चाहूं तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखूंगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2s2 2p2, यही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, नंबर ऑफ सेल को शो करता है ये n की वैल्यू जो नंबर ऑफ पीरियड के बराबर होती है, और अपने को नंबर ऑफ पीरियड पता चल चुके हैं कि कार्बन का कौन सा पीरियड है, सिलिकॉन का कौन सा है, तो नो डाउट उसके बेसिस पर अपने क्या लिख सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का होगा 3s2 3p2। आगे बात समझ में। जर्मेनियम की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों तो जर्मेनियम देखो पीछे पीछे वाला कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं अपने, इसके आगे वाले कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पीछे वाले अगर अपने को जितने भी मतलब क्या कहते हैं बॉन्डिंग बनती है, जितने भी नंबर ऑफ
सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, वो तमाम चीजों को जब एक्सप्लेन किया जाता है तब हम लोगों को बस आउटर ऑर्बिटल का ध्यान रखना पड़ता है कि आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। इसलिए हम लोग हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा जो लिखते हैं जनरली अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया जाता है। इसके पीछे वाले अगर शो करना चाहते हो तो कर लेना आप। जस्ट सिमिलर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जर्मेनियम इज 4s2 4p 4p2। ऐसे बेटा जी ये हो जाएगा 5s2 5p2। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से हमको शो करना है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अपने को याद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पता चल चुका होगा कि ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है इनका, ये ठीक है ना। हाँ, अच्छा दो चीजें ध्यान रखना। पहली तो अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि भैया पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक, उस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होता है, तो तुम लिखोगे NS2 NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NP में 1 से 6। अब वो ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप नंबर 13 है या 14 है या फिर 16 है, कौन सा है, तो उसके बेसिस पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिया जाता है। क्लियर है बात। जैसे ग्रुप नंबर 13 के लिए NP1, ग्रुप नंबर 14 के लिए NP2, इसके आगे वाले आएंगे तो NP3, तो वो तमाम चीजें आगे चलती रहेंगी हमारे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि ग्रुप नंबर 14 जो है हमारा, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और प्रत्येक एलिमेंट का हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने डिस्कस कर लिया। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसके आगे आ जाओ। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा ये दो चीजें डिस्कस की हैं। नंबर पहली मैंने आप लोगों को चीज बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, और उसके साथ में हमने ये एटॉमिक साइज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें जो है बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कि जिस प्रकार हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस किया हुआ है, वैसा ही ग्रुप नंबर 14 को भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए बेटा जी। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा, ये लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो, है ना, जिसको शो करते हैं मेरे प्यारे साथियों आईपी से। मेरे ख्याल से पता होगा कि आईपी का मतलब क्या होता है। हाँ, कईयों ने जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहा है वो तो फटाक से मुझे बता ही देगा कि आईपी का मतलब क्या होता है, या उसके माइंड में अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप घूम रहा होगा कि हाँ सर आईपी हम लोगों को पता है कि आईपी क्या होती है ना। तो बेटा जी एक बात बताएं आपको, अगर आप लोगों को कोई चीज पढ़नी है ना तो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ा करो, आप बीच में से मत पढ़ा करो आप, है ना, ये ध्यान रखा करो आप। अब नो डाउट आप लोगों के एग्जाम भी पास में आने वाले हैं, और 12th में भी आप लोगों के एग्जाम जो होंगे, सॉरी 12th के एग्जाम आप लोगों के लिए अगले साल होंगे, आपको तो पता ही है। लेकिन अब आप लोगों का जो कोर्स जो कंप्लीट क्या कहते हैं उसको डिलीट कर दिया जाता था, वो अब आप लोगों का डिलीट नहीं होगा। अब जितने तुम लोगों को 11th के बाद में जो 12th में आओगे तो जितने चैप्टर तुम लोगों के 12th में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर 16 चैप्टर, वो सारे के सारे पूरे चैप्टर्स आप लोगों को क्लियर करने होंगे। ये बात आप लोग सुन लो, आ रही बात समझ में। तो कहने का मेन मतलब ये है कि बेटा जी आप लोगों को अब ये जो मंथ है, ये मंथ क्या, ये मंथ तो वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आने वाला जो मार्च है, उसके बाद में फिर अपने 11th के एग्जामिनेशन के बाद में फिर पूरा ये जो साल है आपका, है ना, काफी अहम रहने वाला है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब अपना ये शुरुआत हुई थी इस साल की, है ना, आज 2 महीने बीत चुके हैं अपने साल के। तो मेरे प्यारे साथियों जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को हमने थोड़ा पढ़ना भी है, बार बार पढ़ना है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब जितने चैप्टर हम लोगों के करवाए हुए हैं या जितने चैप्टर हम लोगों ने बोर्ड के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित किए गए थे वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने किए हैं। बस एक थर्मोडायनामिक का चैप्टर हमारा बचा हुआ है, तो वो भी जल्द ही आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मान करके चलो कि
ज्यादा से ज्यादा भी अपनी जो क्लास लगेगी शायद तक 10 मार्च तक अपने सारा का सारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है 10 मार्च आने नहीं दूंगा तो उससे पहले अपने कंप्लीट कर, लेकिन मान करके चलो 10 मार्च, ठीक है बेटा। आ जाओ, फिर उसके बाद में अपने तुम रिवाइज पे रिवाइज करते रहना, ठीक है बेटा। आइए शुरुआत करते हैं अपने, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद में अगर हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज किया हुआ सारा का सारा हमारे माइंड से फ्री हो जाएगा, है ना। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होगा हमें। इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम जो है वो आप लोग पढ़ते भी रहो। और साथ में मैंने आप लोगों को बताना ही था कि मार्च के अंतर्गत आप लोगों के हर चैप्टर्स के, जैसे 12th क्लास के जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वैसे आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वैसे भी आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। नो डाउट अपने तो पूरा चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, है ना। ये याद रखना कि एनुअल एग्जाम के अंत की अपने बात करें, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें, बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं आते बेटा। हाँ आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रेशियो बहुत कम रहता है। वो चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, वो बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें से पूछता है वो, है ना। और हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी पुटअप कर ले, इसलिए हमने पूरे चैप्टर के नोट्स लिखे हैं हम लोगों ने। लेकिन अपने क्या है, अपने को पता नहीं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो वो मैं आप लोगों को बताया करूंगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा हमारा, ठीक है बेटा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। तो आईपी बस आप लोग तो ये निर्धारित कर लो कि बस हम लोगों को पढ़ना है, इन आगे वाले लगभग 1.5-2 महीनों तक हम लोगों ने जोरों शोरों के साथ में मेहनत करनी है ना, ताकि 12th में भी अपने को प्रॉब्लम ना आए। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बताओ भैया। हाँ जानते हो क्या बाबू? अरे मेरे प्यारे साथियों, तुम्हें पता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्शन पावर इनके बीच में है कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। क्या आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी बेटा? एनर्जी देनी पड़ेगी कि ले भाई तू एनर्जी ले ले, है ना। हाँ तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। कहां से? न्यूट्रल एटम से लिखो या आयन से कहो, है ना। और कहां से? आउटर सेल से। तो एटम की आउटर सेल से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको तुम क्या कहोगे? आईपी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आईपी पता तुम लोगों को क्या मतलब होती है ना। हाँ ठीक है, वो बात सही जानते हो आप कि अगर साइज छोटा होगा तो मेरे ख्याल से तुम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं पाओगे, उसकी आईपी ज्यादा होगी। साइज अगर बड़ा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है, आईपी क्या होगी? कम होगी। ये तमाम चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई भी हैं। अपने तो डायरेक्ट चल करके आएंगे यहाँ पे, दोबारा वापिस अपने डिस्कस नहीं करने वाले। ग्रुप नंबर 13 में भी बताया था, सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड के अलावा फर्स्ट ग्रुप में, और चैप्टर नंबर 3 में भी आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि आईपी क्या होती है वगैरह, है ना। और जिसने टाइम चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा तो बेटा जी गुजारिश है एक बार जरूर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ के आना, ताकि कई चीजें जो है वो आप लोगों को दोबारा वापस एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ में आ जाए, है ना, आसानी से समझ में आएंगे ये। तो आईपी का मतलब क्या होता है बेटा जी? आयन ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आईपी कहते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर साइज छोटा होगा तो आईपी ज्यादा होगी। वी कांट इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम या फिर स्मॉल एटम। और जब एटम का साइज बड़ा होगा तो उसमें से अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आईपी क्या होती है। बात आ रही समझ में? अरे मेरे प्यारे लाडू जी जल्दी से मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं तो एग्जाम्पल देखो आगे सामने। देखो जैसे कार्बन की बात करते हैं अपने, अभी मैंने बताया था कार्बन, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, के नीचे आता है जर्मेनियम, के नीचे आता है टिन, के नीचे आता है पीबी। बात समझ में आ रही होगी लगता। अच्छा आपको ये भी पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ के आए थे कि कार्बन का जो साइज होता है वो कार्बन का साइज छोटा होता है। हाँ है ही, कार्बन का साइज छोटा, सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया और जर्मेनियम का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पता चल रही है कि जैसे जैसे अपने ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एटम का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है या नहीं है? बढ़ता जा रहा है। सो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, जब अपने ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में या किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे, लेकिन हाँ इसमें से तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो मेरे ख्याल से इसकी आईपी कम होगी और इसकी आईपी क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? ज्यादा होगी।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ऑर्डर तुम लोग लिखना चाहो तो बेटा जी ये ऑर्डर लिख सकते हैं अपने कि कार्बन की आईपी ज्यादा होती है, सिलिकॉन की आईपी थोड़ी कम, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन और सबसे कम होती है पीबी की। मेरे ख्याल से ये आईपी का ऑर्डर आपको पता चल गया होगा। हाँ, नहीं पूछेगा आपसे, ये वाला ऑर्डर नहीं पूछेगा, इसके आगे वाला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आईपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम से या फिर कहूं कोई भी आयन है ना, गैसेस आयन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको कहते हैं अपने आईपी। साइज छोटा होगा तो आईपी ज्यादा, साइज बड़ा होगा तो आईपी कम। तो ये ऑर्डर आपको याद होगा शायद तक। कार्बन का साइज छोटा इसलिए आईपी ज्यादा, पीबी का साइज बड़ा इसलिए इसकी आईपी सबसे कम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि ऊपर से नीचे आने पर आईपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? तो ये पॉइंट नंबर पहला डाल लेना आप यहाँ पे, नोट नंबर पहला है ये, नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, ये ऑर्डर बता दिया मैंने, ग्रुप की बात बता दी हम लोगों ने। अच्छा, बात करते हैं अपने नेक्स्ट आने वाले ग्रुप्स की बात करते हैं अपने, मतलब नोट नंबर दूसरा हेडिंग डालो, नोट नंबर सेकंड। अच्छा, आप ये बात जानते हो कि ग्रुप नंबर 13 की बात करें और ग्रुप नंबर बात करें अपने 14 की बात करें, इन दोनों में से आईपी किसकी ज्यादा होगी? प्रश्न ही आ गया ये लो, विच ग्रुप ऑफ 13 एंड 14 हैव मैक्सिमम आईपी? वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14 में से कौन से वर्ग की आईपी अधिक होगी और क्यों होगी, है ना? या फिर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, चलो मैंने बता दिया कि भैया आईपी जो होगी वो कार्बन की ज्यादा होगी, सो कार्बन की क्या ग्रुप नंबर 14 की ज्यादा होगी, ये तो प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा। व्हाई द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्रुप नंबर 14 हैव मैक्सिमम देन द ग्रुप नंबर 13? ग्रुप नंबर 14 की आईपी जो है वो ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा है, इसका कारण बताओ। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ के आए हो, बात पढ़ेगा कि नहीं पढ़ी? ये लो कि अच्छा, ग्रुप नंबर 13 की अगर अपन बात करें बेटा जी, तो 13 का जो साइज होता है वो साइज क्या होगा? वो साइज होगा बेटा जी बड़ा, और ग्रुप नंबर 14 का जो साइज है वो साइज क्या होगा? छोटा। आ रही बात समझ में? तो साइज जो है वो तुम लोगों को पता है, एटॉमिक साइज ग्रुप नंबर 13 का ज्यादा, ग्रुप नंबर 14 का कम, इसलिए मेरे ख्याल से इसमें से तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो इसकी आईपी जो होगी वो कम होगी, और इसकी जो आईपी होगी वो बेटा जी क्या होगी? आईपी, आईपी जो होगी वो ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो यार। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप नंबर 13 की आईपी कम क्यों है और ग्रुप नंबर 14 की आईपी ज्यादा क्यों है, एटॉमिक साइज। अच्छा, कौन सी आईपी? आईपी की बात करें तो आईपी फर्स्ट, आईपी फर्स्ट, आईपी फर्स्ट का मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा नहीं। देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी फर्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, and for remove the second electron the IP second is required, and just similar IP third, fourth, fifth आगे चलती रहेगी हमारी। तो यहां पे IP फर्स्ट की बात हो रही है। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ये आ गया, ये लो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, why IP first of group 14 have maximum देन द ग्रुप 13? ये लो, क्या कारण है कि ग्रुप नंबर 13, सॉरी ग्रुप नंबर 14 की जो आईपी है वो ग्रुप नंबर 14 की आईपी ग्रुप नंबर 13 से अधिक है? इसका कारण बताना है आपको। तो कारण क्या है? सामने दिख ही रहा है आप लोगों को कारण इसके अंदर। हाँ, तो व्हाई आईपी ऑफ द ग्रुप नंबर 14 है मैक्सिमम देन द ग्रुप नंबर 13? कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों? कारण इसका यह है कि ग्रुप नंबर 13 की अगर अपने बात करें पहली बात, और ग्रुप नंबर बात करते हैं अपने 14 की बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों पहली बात तो ये है, पॉइंट नंबर पहला, केस नंबर 1 लिख सकते हो आप, कि पहली बात तो बेटा जिसका जो साइज होगा वो साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा, साइज इसका छोटा है और इसका साइज ग्रुप नंबर 13 का साइज बड़ा, इसलिए तुम इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। पहला केस ये हो गया। अच्छा, केस नंबर दूसरा अगर तुम लोग लिखना चाहो जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए,
अपने जानते हैं ग्रुप नंबर 13 का बेटा जी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो मेरे ख्याल से होता है NS2NP1, ये होता है। और इसका क्या होगा, इसका होगा बेटा जी NS2NP2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है ग्रुप नंबर 13 का और 14 का। देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और इधर वाले P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा तो इसका मतलब इसकी आईपी कम, इसकी आईपी कम, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा और ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो मेरे ख्याल से इसके पीछे वाले जो कक्षक हैं वो पूरे भरे हुए मिलेंगे, सारे के सारे भरे हुए रहेंगे। लेकिन बात करें अपने ग्रुप नंबर 14 की, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेरे ख्याल से आउटर कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, NP2 से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद NP1 हो जाएगा। क्या स्टेबल हुआ ये? स्टेबल नहीं हुआ ये। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके आसानी से स्टेबल हो जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट कर देता है, ताकि अपने आप को क्या कर ले, स्टेबलाइज कर ले। तो पहली या आईपी फर्स्ट की मैं अगर बात बताऊं तो आईपी जो फर्स्ट है बेटा जी वो इसकी ज्यादा, और आईपी फर्स्ट जो है इसकी वो ज्यादा। क्लियर है बात? तो ग्रुप नंबर 13 की आईपी फर्स्ट कम होती है, ग्रुप नंबर 14 की आईपी फर्स्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा लगता। हाँ, बात समझ में आ रही कि अब प्रश्न आपको कैसे देगा प्रश्न आपको ये दे देगा, ये लो, वाई आईपी फर्स्ट ऑफ बोरॉन लेस देन कार्बन। क्या कारण है कि बोरॉन की आईपी फर्स्ट कम है और कार्बन की आईपी फर्स्ट ज्यादा है? आ रही बात? ये प्रश्न आप लोगों से कंसिडर देगा। अच्छा, तुम्हें पता है कि बोरॉन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों तो इसका आंसर तुम लोग क्या लिखोगे? बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपने लिखें, पहली बात तो यही आ जाएगी कि इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। साइज है ना, पहला केस तो ये बता दोगे कि साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा, इसलिए इसकी आईपी कम होगी और इसकी आईपी ज्यादा। पहली बात तो यही आ जाएगी। और दूसरी बात, अगर तुम लोग केस नंबर दूसरा लिखना चाहो तो बोरॉन का मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने क्या लिखा था? 2s2 2p1 लिखा था। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने क्या लिखा था बेटा जी? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 2s2 2p2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो यहां से निकलेगा, और जब यहां से निकलेगा तो मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा कुछ इस टाइप से। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा तो पीछे वाला जो ये कक्षक है ये फुलफिल है, भरा हुआ है। अच्छा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर तुम लोग निकालोगे इसमें से मेरे प्यारे साथियों तो इसमें n, ये लो, ये बन गया। क्या ये स्टेबल है? अभी भी स्टेबल नहीं है ये। आ रही बात समझ में? तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल करके स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल करके भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, इसलिए आईपी फर्स्ट इसकी कम और इसकी आईपी फर्स्ट ज्यादा होती है। आगे बात। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं अब आपसे मैं प्रश्न पूछता आप लोगों से, ये लो, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। वाई आईपी सेकेंड मैक्सिमम of group 13 then the group 14। ये लो, उल्टा कर दिया मैंने। क्या कारण है कि ग्रुप संख्या 13 का आईपी सेकंड ग्रुप नंबर 14 से ज्यादा होती है? समझ में आ रही है? अरे प्रश्न ये है कि ग्रुप नंबर 13 उसकी आईपी सेकंड ज्यादा है, और देखो यहां ग्रुप नंबर 14 उसकी आईपी सेकंड कम है। इसका कारण तुम लोगों को बताना होगा। ठीक है बेटा जी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने ढूंढना है। ढूंढना क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा? हाँ, जिसको समझ में नहीं आया तो उसको ये देख लेना बेटा,
ये देख लेना, या फिर अगर आप लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो इससे आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि आईपी फर्स्ट ग्रुप नंबर 13 की कम होती है और ग्रुप नंबर 14 की ज्यादा होती है। और दूसरा क्वेश्चन आईपी सेकंड ग्रुप 13 की ज्यादा होती है और ग्रुप नंबर 14 की कम, उल्टा हो गया, कम हो जाती है ना। तो इसका रीजन तुम लोगों को बताना होगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है बेटा जी कि कारण क्या है इसका, कि ग्रुप नंबर 13 की आईपी सेकंड ज्यादा है बट द ग्रुप नंबर 14 की सेकंड आईपी कम है, इसका कारण क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर दे दोगे, और नहीं भी दोगे तो फिर अपने अगली वीडियो के अंदर इसका आंसर लेकर के आएंगे। तो बेटा जी आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने ग्रुप नंबर 14 को स्टार्ट किया हुआ है। ग्रुप नंबर 14 के अंतर्गत हम लोगों ने बातें पढ़ी कि एटॉमिक साइज क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। और क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने लिखने हैं साथ साथ में, और इनके आंसर भी आप लोगों को याद होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं अपने। अगली क्लास में आना मत भूलना आप लोग। और अगली क्लास के अंदर तो आप लोगों ने बेटा जी ग्रुप नंबर 14 को जो काफी सारी जनरल चीजें और भी बची हुई हैं, वो जनरल चीजें और भी अपने डिस्कस कर लेंगे। और जनरल चीजों को डिस्कस करने के बाद में इस चैप्टर इस ग्रुप के अंदर जो कंपाउंड दे रखे हैं अपने को, कार्बन के और सिलिकॉन के, उनके बारे में भी अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने कल क्लास में। तो आना मत भूलना आप लोग कल भी, है ना। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही, आप लोगों की क्लास को विराम करते हैं, मिलते हैं कल। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।